नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं अनीश शर्मा उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम में पूछे जाने वाले पर्यावरण के प्रश्नों को हल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, जैसे कि उड़ान आईएएस एकेडमी में विगत 10-12 सालों से प्री के लिए जो टेस्ट सीरीज आयोजित की जाती है, संचालित की जाती है, उसी क्रम में इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इस बार जो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज होने वाला है, संचालित होने वाला है, वो राज्य स्तरीय है। राज्य स्तरीय टेस्ट सीरीज में आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्टेट लेवल का आपको रैंकिंग मिलने वाला है। तो आप इसको ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने पर्यावरण के प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है पर्यावरण का, और आप चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ये जो क्वेश्चन है करंट से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएससी यूपीएससी में हर साल इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में वर्तमान में आर्द्र भूमियों, स्थलों या चिन्हित स्थल की संख्या कितनी है? आर्द्र भूमि को वेटलैंड भी बोला जाता है, ठीक है। आर्द्र भूमि होता क्या है? आर्द्र भूमि या वेटलैंड नदी के किनारे, तालाब के किनारे, समुद्र के किनारे या झील का किनारा जहां की मिट्टियां बहुत नम होती है या जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, उसको हम लोग वेटलैंड कहते हैं। 2 फरवरी सन 1971 में रामसर एक शहर है ईरान का, रामसर एक शहर है ईरान का, यहां पे ग्लोबल लेवल पे मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी और विश्व के बहुत सारे देश इसमें सम्मिलित हुए थे और यहां से डिसाइड किया गया कि आर्द्र भूमियों या वेटलैंड को भी जैव विविधता के प्रचुर क्षेत्रों में शामिल करना है। हर साल भारत अर्थात हमारा देश भी क्या करता है, वेटलैंड की जो सूची है, आर्द्र भूमियों की सूची है, वो भेजता है। तो यही इसी से प्रश्न बना हुआ है कि वर्तमान में भारत में वेटलैंड साइट्स कितने हैं। तो वर्तमान में भारत में वेटलैंड साइट्स की संख्या 75 है, ध्यान रखिएगा। तो ये डेटा वाला क्वेश्चन था जिसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। और ये भी डेट याद रखिएगा, 2 फरवरी 1971, शहर रामसर और कंट्री या देश कौन सा था? ईरान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पृथ्वी पर कार्बन चक्र से कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं? मतलब ये जो क्रियाएं हैं उनमें से किसमें से कार्बन क्या है, चक्र बनता है। देखिएगा, कार्बन साइकिल पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सी क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? इसका सरल अगर रूप में देखेंगे प्रश्न को तो क्या हो जाएगा कि कौन सी प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया मतलब ज्वालामुखी का जो उद्गार रहता है, वोल्केनिक इरप्शन। तो वोल्केनिक इरप्शन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वोल्केनिक इरप्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। श्वसन में हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और यहां से भी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पौधा क्या करता है, ग्रहण करता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। जैव पदार्थों का क्षय, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, तो इसके द्वारा भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से किस किस ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रहा है? वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी क्रिया, रेस्पिरेशन से होता है, फोटोसिंथेसिस में नहीं होता, ध्यान रखिएगा। फोटोसिंथेसिस में प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है। और लास्ट वाला है डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये वाले 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें। तो आप नीचे हुए दिए हुए ऑप्शन में से इसको पिक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परितंत्रों में मतलब इकोसिस्टम में घटती उत्पादकता है ना, प्रोडक्टिविटी के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर को पिक करना है। घटती उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी। अब देखिएगा, प्रोडक्टिविटी ना इकोसिस्टम में कहां पे रहेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिएगा कहां पे ना रहती, सबसे ज्यादा कहां पे रहेगी? सबसे ज्यादा रहती है जहां पे ना भूमि ना आर्द्र रहती है। पहला चीज, आर्द्र मतलब क्या हो गया, जहां पे ना ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मतलब मॉइस्ट जो सॉइल रहेगा वहां पे, ठीक है। सेकंड कहां पे रहता है पता है?
दलदली क्षेत्रों में। दलदली क्षेत्र मतलब ना मार्शी एरियाज हो गया। मार्शी एरियाज पौधों के लिए बहुत अच्छा रहता है कि उसमें प्रचुर मात्रा में पानी रहता है, तो ये हो गया। जैसे कि मार्शी एरिया में ना हमारे इंडिया में मैंग्रोव के वन ज्यादा है, ठीक है, तो ये हो गया। तो आर्द्र भूमि में, दलदली क्षेत्रों में, घास का मैदान जहां की मिट्टी क्या है, उर्वर है, ठीक है, घास का क्या है, मैदान मतलब ग्रासलैंड, तो यहाँ की मिट्टी उर्वर है, ठीक है। इसके बाद बाकी दूसरा आएगा, है ना। तो इसमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास। महासागर, झील, ग्रास, सॉरी घास, मैंग्रोव। मैंग्रोव, महासागर, घास और झील। मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर, महासागर, मैंग्रोव, झील और घास स्थल। देखना, इसको ध्यान से समझिएगा, है ना। इसमें से कौन सा आंसर नहीं होगा मैं उसको आपको पहले से बता दूं, है ना। देखिएगा क्या है, जो महासागर है ना, उसमें ना प्रोडक्टिविटी कम होती है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। महासागर में ना प्रोडक्टिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है। उसका रीजन क्या है कि महासागरों में ना सूर्य का प्रकाश जो है वो ना क्या है, बहुत गहराई तक ना कई बार नहीं जा पाता और कम जाता है क्योंकि गहराई ज्यादा रहती है। ये जो परितंत्र मतलब इकोसिस्टम बनता कैसे, इकोसिस्टम पौधे से बनता है। पौधा जब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो जीवित नहीं रहेगा। आ रही बात समझ में। तो क्या होगा, महासागरों में जब प्रकाश ही नहीं जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो पौधे क्या होंगे, उतनी मात्रा में नहीं रहते हैं, है ना, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर की तुलना में। तो महासागरों में क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कम रहेगी। झील का जो क्षेत्रफल है वो सीमित रहता है, तो यहाँ भी क्या होगा, ज्यादा गहराई में झील में क्या है, सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा, पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या है, प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दलदली क्षेत्रों में क्या है ना, आर्द्र भूमि और दलदली क्षेत्रों में ना पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल और पोषक तत्व मिलता है, तो वहां पे पौधे तेजी से बढ़ते हैं और बहुत सारे वैरायटी के पौधे एक जगह रहते भी हैं। तो इस प्रकार क्या है, दलदली क्षेत्रों में ना ज्यादा रहता है प्रोडक्टिविटी, आर्द्र भूमियों में भी ज्यादा रहता है, वेटलैंड्स में या मॉइस्ट सॉइल में। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा आंसर, मैंग्रोव, उसके बाद घास स्थल, फिर झील और फिर महासागर। तो ये क्रम आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव मैंग्रोव रहेगा, फिर ग्रासलैंड या घास स्थल। मैंग्रोव इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है हमारे भारत में, है ना, ये जो मिलते हैं सबसे ज्यादा कहां पे, सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है इससे। तो सुंदरबन जो डेल्टा है वहां पे मिलता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। और दूसरा ये उगता कहाँ पे, ये मार्शी, मार्शी मतलब क्या हो गया, दलदली क्षेत्रों पे, और जहां पे ना सलाइन वाटर, सलाइन वाटर का मतलब होता है जहां पे ना लवणीय जल रहता है, सॉल्ट वगैरह क्या है, ज्यादा रहता है। तो ये कहाँ पे रहता है ऐसा, ये कहाँ पे पाया जाएगा, तो ये कोस्टल एरिया या तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार का इकोसिस्टम रहता है। तो ये नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज मैंने आपको ये बताया, और दूसरा मैंग्रोव हमारे ना बायोडाइवर्सिटी के लिए और इकोसिस्टम के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैंग्रोव जो फॉरेस्ट रहता है ना, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण सर्वाधिक करता है। तो ना मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण ना ये सबसे ज्यादा करता है। और आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, और वो एक प्रमुख ग्लोबल एक प्रमुख वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा ये। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, डेटा वाला। निम्नलिखित में से किस राज्यों में पाखोई वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य को हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं, वो है। अब देखो क्या है पता है, 550 से अधिक तो अभ्यारण्य होंगे हमारे इंडिया में, ठीक है। 106 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो आप पूरे नेशनल पार्क और क्या है अभ्यारण्य तो याद नहीं कर सकते, या तो नेशनल पार्क के अभ्यारण्य आप याद करोगे या पीएससी या व्यापम की तैयारी होगी, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता, आपको ही पता है। तो आपको ध्यान रखना है भाई, पूरे को याद नहीं करना है, स्टूपिड लोगों के टाइप, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इंपॉर्टेंट किसको बोलेंगे, जो ना लगातार न्यूज में चर्चा में रहता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ का कूनो नेशनल पार्क है एमपी का, क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि उसको नामीबिया से क्या है, चीता को लाके रखा गया है वहां पे। तो ऐसे ही जो न्यूज में चर्चा में रहते हैं उनको याद रखना है,
ठीक है, तो आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, नेशनल पार्क और सेंचुरीज को आप इंडिया का मैप बनाइए और इंडिया के मैप बना के उसको ना लोकेट करके ना ऐसा याद कीजिएगा। जैसे कि आप नॉर्थ से साउथ ऐसे सीक्वेंस में याद कर सकते हैं इंडिया का मैप बना के। यहाँ पे सलीम अली जो नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में, है ना, छत्तीसगढ़ एमपी में कौन सा है, तो ऐसे आप नॉर्थ से साउथ वो बना लो मैप और लोकेट करके ना नेशनल पार्क और सेंचुरीज को इंपॉर्टेंट वाले, है ना, उसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से ना प्रश्न आता है। इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, जैसे कि क्या है, केवला देवघाना से कई बार प्रश्न आया है, सरिस्का से आया है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी से क्वेश्चन आया है, नामदफा से आया है, मानस जो अभ्यारण्य है वहां से क्वेश्चन आया है, भीतरकनिका से आया है क्वेश्चन, है ना, जिम कार्बेट चूंकि वो पहला था नेशनल पार्क वहां से क्वेश्चन आया है। नॉर्थ ईस्ट जो है ना, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन प्रदेशों के नेशनल पार्क और सेंचुरी बहुत पूछे जाते हैं। तो ये इसका आंसर क्या है, जो है वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। तो पाखुई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक पक्षी की प्रजाति है को प्राकृतिक आवास उसके नेचुरल हैबिटेट में देखे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो कहां पे सबसे ज्यादा पाया जाता है? ठीक है, क्लियर, प्राकृतिक आवास जो नेचुरल हैबिटेट है। देखिएगा, पता है, अब आप बोलोगे कि ना इतना सारा पक्षी है उसमें से इसको क्यों पूछा गया है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आईयूसीएन है ना, आईयूसीएन की लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ठीक है, तो ये आईयूसीएन की लिस्ट में क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, अधिक संकटापन्न प्रजाति है, पहली बात। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, सन 2020 में इसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल लेवल पे ना एक वर्कशॉप क्या है ऑर्गेनाइज किया था, तो इसलिए क्या है ये ना बहुत ज्यादा ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो और ये ध्यान रखिएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और क्या होता है, एक इंडेंजर्ड जो स्पीसीज है, इंडेंजर्ड मतलब क्या हो गया, संकटापन्न। ये जो इंडिया की इंपॉर्टेंट क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसको आपको पढ़ना है, कुछ कुछ एग्जांपल को याद करना है। इस साल मेंस में भी यहां से क्वेश्चन आया है, सीजीपीएससी के मेंस में, तो इसको याद करना है, ध्यान रखिएगा, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो ना मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, डेजर्ट वाला एरिया है, वहां पर पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डेजर्ट वाले एरिया में पाया जाता है ये पक्षी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिएगा। सबसे ज्यादा एनर्जी किसको चाहिए, है ना, तो ये जो क्वेश्चन रिलेटेड है ना वो 10% लॉ से रिलेटेड है, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, 10% लॉ से रिलेटेड है जिसका प्रतिपादन किया था लिंडमैन ने। ठीक है, तो लिंडमैन के 10% लॉ पर क्या है, ये बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसको मिलती है और किसको जरूरत होती है, तो सूर्य प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको कौन ग्रहण करता है, पौधा ग्रहण करता है। पौधे से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, फिर उसके बाद प्राथमिक से भोजन द्वितीयक, फिर तृतीयक, और लास्ट में क्या होता है, अपघटक या डिकम्पोजर होता है। ठीक है, तो चूंकि पौधे से ही इकोसिस्टम या परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, तो पौधे को ही सबसे ज्यादा क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधे को ही सबसे ज्यादा क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ताकि वो क्या करे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इकोसिस्टम में जो बाकी के निर्भर जो प्राणी हैं उसको क्या है, वो भोजन प्रदान कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक या प्रोड्यूसर। और इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर है वो क्या रहता है, इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर सदैव पौधा या प्लांट होता है, उसी को सबसे ज्यादा क्या है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ध्यान रखिएगा। इससे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होती है और किसको आवश्यकता होती, तो दो क्वेश्चन बनेगा इसका, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम परिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम है? घास का मैदान, वन, पर्वत और समुद्र, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, देखिएगा, घास का मैदान और वन कहां पे रहेगा और पर्वत कहां पे रहेगा, ये स्थल मंडल पे रहेंगे, ये तीनों के तीनों। ठीक है, ये स्थल मंडल पे रहेंगे। समुद्र क्या है, ये जल मंडल है।
तो हमारे पृथ्वी पे जल मंडल 75% भाग पर है, स्थल मंडल 25% भाग पर है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा मरीन इकोसिस्टम या समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था, किस शहर में स्थापित किया गया था? सन के साथ पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली और 2003 सन दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आया है पीएससी में, व्यापम में। सन 2002 भारत सरकार के द्वारा जैव विविधता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तो इस समय क्या किया गया था? जैव विविधता संरक्षण अधिनियम क्या किया गया है? पारित किया गया था। और इसी के तहत 2003 में चेन्नई में क्या किया गया था? राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2003 चेन्नई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रामसर सम्मेलन संबंधी था। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में मैंने इसके बारे में आपको बताया है। तो रामसर सम्मेलन देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज, वैश्विक तापमान मतलब ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण मतलब इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन होता है वो, और इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसके जो पहले का क्वेश्चन उसमें बताया था, जो रामसर सम्मेलन है वो रिलेटेड किससे है? वो ना आर्द्र भूमि या वेटलैंड से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें से ना तीनों ऑप्शन क्या है? सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से किसी से वो रिलेटेड नहीं है, वो आर्द्र भूमि से रिलेटेड है। चलिए, किसी प्रजाति को विलुप्त का मतलब है एक्सटिंक्ट, है ना? कभी किसी समय में पृथ्वी पर थे, आज के डेट में पृथ्वी पर नहीं पाए जाते, उनको एक्सटिंक्ट बोलते हैं। तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? जब अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्षों से नहीं देखा गया हो, है ना? लास्ट कब दिखा था वो, कितने साल पहले? तो उसके लिए क्राइटेरिया है 15, 30, 40 और 50। तो यदि कोई प्रजाति 50 साल से नहीं देखी गई है तो उसको ना विलुप्त मान लिया जाता है। ठीक है, इसको विलुप्त मान लिया जाता है। जैसे कि भारत में भी मैंने आपको बताया, चीता भारत में ना विलुप्त हो चुका था। ठीक है, उसको कहां से? नामीबिया से लाके कूनो नेशनल पार्क जो है एमपी में रखा गया है ना? बहुत सारे बच्चे लोग देखिएगा, कई बार आपको ना जो विलुप्त प्रजाति का ना ऑप्शन को पिक करने के लिए भी आता है, या फिर आप मेंस में क्या करोगे, विलुप्त प्रजाति को ना मेंशन करोगे। अगर आप लिखोगे आंसर में तो कई लोग उसमें डायनासोर और मेमथ को भी लिख देते हैं, लेकिन याद रखिएगा वो ऑप्शन में आपको ट्रैप करने के लिए दिया भी जा सकता है। भाई ध्यान रखना, ये इसका ना ये सब जो प्रजातियां उसको इनलिस्ट कौन करता है? आईयूसीएन करता है। उसकी स्थापना 1948 में हुई थी। तो भैया क्या 1948 में डायनासोर और मेमथ थे क्या इस दुनिया में? तो वो तो कई करोड़ों लाखों साल पहले थे। इसलिए ध्यान रखना, 1948 और उसके बाद जो प्रजातियां विलुप्त हुई हैं या जिनके बारे में जानकारी मिली है, उसको लिस्ट में क्या है, रेड डेटा बुक जो होता है, इसको पब्लिश आईयूसीएन ही करता है, उसमें क्या है, मेंशन्ड है, उसमें नाम इसका लिखा गया है। ध्यान रखेंगे तो डायनासोर और मेमथ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे वही जवाब देते हैं प्रश्न पूछने पर, वो गलत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वर्तमान में तप्त स्थलों में से सही कूट का चयन कीजिए। तप्त स्थल को हॉट स्पॉट्स बोलते हैं, बहुत क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, हॉट स्पॉट्स किसको बोला जाता है? ऐसे स्पॉट जो कि वर्तमान में जहां पर है ना बायोडाइवर्सिटी 70% से अधिक नष्ट हो चुकी है। ध्यान रखेंगे, 70% बायोडाइवर्सिटी, सोचिए क्या क्या हाल है। 70% बहुत ज्यादा है। तो 70% बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता जहां पे नष्ट हो चुकी उसको ना हॉट स्पॉट बोलते हैं। नॉर्मन मायर्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो भारत में वर्तमान में हॉट स्पॉट, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉट स्पॉट कितने हैं भारत में वर्तमान में? ठीक है, तो भारत में वर्तमान में हॉट स्पॉट जो है उसकी स्थलों की संख्या 6 हो गई है। तो ये ध्यान रखेंगे, कितनी है? 6 हो गई है। ठीक है, तो कौन कौन सा है इसमें से पिक करना है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, दक्कन क्षेत्र, सवाना घास का मैदान और सुंडरलैंड।
ठीक है, देखिएगा इसमें से कौन कौन सा, यूजुअली लोगों को दो ही पता रहता है, पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र, लेकिन सवाना घास का मैदान और सुंदरलैंड ये भी वर्तमान में क्या है, बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है। तो ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, इसमें दक्कन क्षेत्र बस सम्मिलित नहीं है ना, बाकी सभी सम्मिलित है। तो 6 में से कितना, 1 2 3 4 ये हो गया। ठीक है, तो आप इसमें से ऑप्शन देखिए, इसमें ना पिक कर सकते हैं आंसर को। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे, आपको अपडेट रहना है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, अपडेट रहना है। वर्तमान में बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट 6 हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओडीएस से संबंधित यौगिकों में से सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, ओडीएस, अब कई लोगों को ओडीएस का मतलब भी नहीं पता, तो ये क्वेश्चन कहां से बनेगा, और ये क्या है, ऐसा ना शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा रहता है। तो ओडीएस को क्या बोला जाता है, ओडीएस को बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो ओजोन परत के क्षरण, ओजोन परत क्षरण हेतु जिम्मेदार है। ठीक है, तो जो ओजोन परत क्षरण हेतु जिम्मेदार है उनको ओडीएस बोला जाता है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में क्या क्या आता है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एचसीएफसी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और आता है इसमें हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये सब जो कंपाउंड है ना, ये सब जो कंपाउंड हैं, तो ये सब कंपाउंड क्या करते हैं, ओजोन को ना के क्षरण या डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक, तो क्या क्या इसमें से पिक करते हैं, देखिएगा, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ना नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड का ओजोन डिप्लीशन से कोई लेना देना नहीं। हेलोन्स है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सल्फर डाइऑक्साइड का भी ओजोन के डिप्लीशन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, ओडीएस, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हेलोन्स एंड सीएफसी। तो इसमें से आप प्रॉपर ऑप्शन देख के क्या है, ये आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीयक ग्रीन हाउस गैस, सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इनमें से, देखिएगा, ग्रीन हाउस गैस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी प्रश्न बहुत आता है। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, दो प्रकार का रहता है, एक प्राइमरी और एक रहता है सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राइमरी का मतलब है जो ना प्रत्यक्ष रूप से क्या है, पृथ्वी का तापमान बढ़ाता है, सेकेंडरी जो अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है। तो प्राइमरी के एग्जाम्पल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, वाटर वेपर मतलब जल वाष्प, वाटर वेपर मतलब जल वाष्प। ठीक है, तो ये कुछ जो कंपाउंड है ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी आते हैं इसमें, NOx मतलब ना इसमें ऑक्साइड आ जाएंगे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये भी क्या है, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाते हैं। तो ये जो कुछ कंपाउंड्स हैं ये क्या है, प्राइमरी मतलब प्रत्यक्ष रूप से ना पृथ्वी का तापमान को बढ़ाते हैं। सेकेंडरी में आता है सल्फर डाइऑक्साइड जो इनडायरेक्टली पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन कहाँ पे होता है, नोट कर लेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड जो है थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन मतलब ताप विद्युत गृह, जहाँ पे कोयला को जलाकर विद्युत बनाया जाता है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जैसे कि सीपत में है और कोरबा में है। ठीक है, और जो ऑयल रिफाइन होती है, जहाँ पे कंपनीज जो रहती हैं ऑयल को रिफाइन करती, जो खाने का तेल को जहाँ पे रिफाइन किया जाता है, उन फैक्ट्रीज में क्या होता है, उन फैक्ट्रीज में सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो कि सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी कहलाते हैं, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, रटना पड़ेगा इसको। फादर मतलब कि क्या हो जाएगा, इसको पारिस्थितिकी का पितामह, फादर ऑफ इकोलॉजी, तो वो है यूजीन ओडेम। ठीक है, वो है यूजीन ओडेम, तो इसको याद करना है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, है ना। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
कोई भी जो आप ना अगर आप पढ़ाई करते हो देखिएगा, कोई भी साइंस का टर्म जो भी पढ़ते हैं हम लोग, यूजुअली साइंस का टर्म आप देखोगे ना तो उन शब्दों की उत्पत्ति ना ग्रीक जो है ना भाषा वहां से हुई है। तो बहुत सारा आप शब्द पाओगे बुक में कि वो ग्रीक से। यूजुअली इसका ना क्वेश्चन का जो आंसर वो क्या है पता है, स्टूडेंट पिक करेंगे कि ना ग्रीक जो टर्म है वहां से उत्पत्ति हुई है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये गलत आंसर है। पर्यावरण में जो इन्वायरमेंट जो वर्ड है, ये तो हिंदी या इंग्लिश का है, इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो इन्वीरोनर करके एक वर्ड होता है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है इन्वीरोनर वो फ्रेंच वर्ड है, ध्यान रखिएगा। यूजुअली बच्चे यहाँ पे ग्रीक में टिक करते हैं। तो ये बहुत ही इजी फैक्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन ये क्या है, इसमें आप ट्रैप हो सकते हो, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार हमने क्या है आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पर्यावरण का सॉल्व किया। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।